हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम इतिहास में कारणकारी सिद्धांत की चर्चा करेंगे, अर्थात इतिहास में काजेशन, हिस्टोरिकल पोजीशन है, उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी घटना घटित होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारणों के किसी घटना की कल्पना नहीं की जा सकती। तो घटना के घटित होने में कोई एक या अनेक कारण है, वो उत्तरदायी होते हैं। तो इतिहासकार का ये दायित्व बनता है कि वो उस घटना को तभी समझ सकता है जब वह उस घटना के पीछे जो कारण है उनको समझ सके। तो उस कोई भी घटना घटित होती है, उसके लिए एक मूल कारण होता है जिसे कारण कहा जाता है, और अन्य कारण जो उस कारण के जो सहायक कारण होते हैं उसे परिस्थिति कहा जाता है। तो इतिहास के ऐतिहासिक घटना के विवेचन के लिए है कारण और परिस्थिति है, वो दोनों ही उत्तरदायी होती है। अर्थात जो किसी घटना के जो प्रमुख कारण है उसको कारण कहा जाता है, और घटना से संबंधित छोटे छोटे जो कारण है उसको परिस्थिति कहा जाता है। तो कारण का जो महत्व है वो प्रतिपादित करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार एच कार है, तो एच कार है वो यहाँ तक कहते हैं कि इतिहास का अध्ययन कारणों का अध्ययन ही है। क्योंकि इतिहास में मानव के जो एक तरह से कार्य और उपलब्धियों का अध्ययन किया जाता है, और कार्य और उपलब्धियों के पीछे कोई न कोई कारण है, वो अवश्य होता है। तो कारणों का अध्ययन करना ही है वो इतिहास का अध्ययन करना है। क्योंकि कोई भी जो कार्य होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। जैसे यदि कुएं का निर्माण हो रहा है तो ऐसी स्थिति में सिंचाई के साधन है, उसको विकसित करना है, या सड़कों का निर्माण करना है, इसका पीछे उद्देश्य ये है कि ये यातायात के साधन है, उसको विकसित करना है। तो कुएं का निर्माण और एक तरह से हम कहें कि सड़क का निर्माण है, उसके पीछे है जो रीजन है वो कोई ना कोई ज़रूर है, उससे प्रभावित होकर के है वो सड़क निर्माण या कुएं का निर्माण है वो किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से इतिहास के अंदर है, इतिहास को समझने के लिए है, घटनाओं को समझना ज़रूरी है, और घटनाओं को समझने के लिए है वो घटना क्यों घटित हुई, उसके पीछे कौन सा कारण था, उसको समझना है, वो आवश्यक है। तो जो इतिहास के अंदर है वो कारणों को जो समझना है जो है वो प्राकृतिक विज्ञान की तरह है। हम उसको नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान में किसी भी घटना को है वो प्रयोगशाला के अंदर है वो पुनः दोहराया जा सकता है, और दोहरा करके है वो प्रयोग कर करके है उस घटना के कारणों को है वो जाना जा सकता है कि उस घटना के घटित होने के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है। लेकिन इतिहास में है वो घटना घट चुकी होती है, और दोबारा वैसी की वैसी परिस्थितियां हैं वो उत्पन्न करना है वो संभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर है इतिहास के अंदर है वो कारणों का अध्ययन करना एक चुनौती का एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो हम कह सकते हैं। लेकिन इतिहासकार है उस चुनौती का सामना करता है, और इतिहासकार न केवल उस घटना के घटित होने के पीछे जो कारण है, उत्तरदायी कारण है, उसको उसको निकालता है, अपितु उस घटना के जो कारण है उसकी व्याख्या भी वो करता है। केवल वर्णनात्मक विवरणी प्रस्तुत नहीं करता, अपितु वो कारण क्यों घटित हुए उसकी व्याख्या करने का जो प्रयास है वो भी इतिहासकार वो करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहासकार है उसकी घटना को एक तरह से है के विषय में बताने के पीछे है वो उस कारणों की जो व्याख्या की जाती है उसमें वो अपने मस्तिष्क से उसका वो प्रयोग करता है, और उससे वो घटना के विषय के अंदर है वो एक तरह से वो बताने के लिए वो सक्षम होता है। तो जैसे हम कहें कि जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कारण है वो उस जो किसी भी घटना के पीछे जो कारण है उस कारण की जो व्याख्या है एक तरह से है वो एक तरह से महत्वपूर्ण होती है। केवल कारणों को बताना ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु एक तरह से उसकी जो व्याख्या करना है वो भी एक तरह से महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि एक तरह से जैसे हम देखते हैं कि जो कोई भी घटना घटित होती है उसके लिए जो बाह्य और अभ्यंतर है दो कारण है वो उत्तरदायी होते हैं। जैसे यदि हम अकबर की राजपूत नीति के विषय में चर्चा करें या अकबर की धार्मिक नीति के विषय में चर्चा करें, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम
अपने आप को, या इतिहासकार वो अपने आप को अकबर की परिस्थिति में रख कर के है, वो उसकी धार्मिक नीति है और एक तरह से उसकी राजपूत नीति है, उसका वो अध्ययन है, उसको करना होगा। क्योंकि अकबर की जो राजपूत नीति है, उस राजपूत नीति उसने क्यों अपनाई, उसके लिए बाह्य कारण भी उत्तरदायी थे, और अकबर की जो मनन स्थिति है, अकबर के जो संस्कार हैं, वो भी उसके लिए वो उत्तरदायी है, वो माने जाते हैं। उन दोनों से मिलकर के है वो एक तरह से वो राजपूत नीति है, ये धार्मिक नीति है, या सुलह किल की नीति की हम बात करें, वो नीति है वो अपनाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अकबर ने धार्मिक नीति है वो सहिष्णुता की नीति क्यों अपनाई, उसके पीछे कौन सा कारण उत्तरदायी था, बाह्य कारण उत्तरदायी था या बाह्य कारण उत्तरदायी था, और जो आंतरिक कारण भी अकबर की जो मनोदशा है, अकबर का जो व्यक्तित्व है, उसकी छाप भी है वो उसके अंदर हमें दिखाई देती है। तो हम उस कारण का अध्ययन करने के लिए है वो हमें एक तरह से है वो बाह्य कारण को समझने के साथ साथ उस परिस्थिति, अकबर के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी थी और उसका व्यक्तित्व वो कैसा था, उन दोनों को सम्मिलित करते हुए, दोनों को समायोजन करके हम अकबर की है वो धार्मिक नीति है, या हम कहें कि उसकी जो राजपूत पॉलिसी है उसका अध्ययन है, हम कर सकते हैं। तो देखिएगा, इतिहास में जहाँ तक कारण की अवधारणा की हम बात करें तो जो प्रसिद्ध दार्शनिक था अरस्तु था, उसने कारण कार्य संबंध के विषय के अंदर विचार रखे, और उसने एक तरह से, जैसा कि आप जानते हैं कि उसने किसी भी घटना के लिए है वो एक तरह से है वो मटेरियल कॉज है, जो एक प्रकार से एफिशिएंट कॉज है, और फॉर्मल कॉज है, फाइनल कॉज है, उसकी चर्चा की। लेकिन इतिहास के संदर्भ में यदि हम देखें तो सर्वप्रथम जो इतिहास का जनक हेरोडोटस है, उसके विषय के अंदर यदि हम जानकारी प्राप्त करें तो उसने जो घटनाओं का जो वर्णन किया, उससे ये पता चलता है कि हेरोडोटस को है वो कारण कार्य संबंध का बहुत अच्छा ज्ञान था, और उसने जो अपनी ऐतिहासिक जो पुस्तक लिखी हिस्टोरी का, उसके वो प्रारंभ के अंदर ही वो लिखता है कि इतिहास लिखने का जो एक प्रमुख उद्देश्य था, या एकमात्र जो उद्देश्य था, वो ग्रीक और जो बर्बर जाति है उसके कार्यों को सुरक्षित रखना है, और उसके पारस्परिक जो उन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ, ग्रीक और जो बर्बर जाति अर्थात पर्शियन के बीच में जो युद्ध हुआ, उसके कारणों के विषय में वो भावी पीढ़ी को बताना है। अर्थात जो हेरोडोटस है, उसने अपने ग्रंथ के अंदर है वो एक प्रकार से है वो केवल ग्रीक और बर्बर जाति है जो या ईसाई जो ईरानी है या पर्शियंस है, उसके मध्य जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के न केवल कारणों का उसने अध्ययन किया, अपितु उसका उद्देश्य ये था कि उन कारणों की व्याख्या भी है उसने वो प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसके पश्चात यदि उसकी यूनान के दूसरे इतिहासकार थुसिडाइडस की बात करते हैं, तो उसका जब कृति का अध्ययन करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि उसको एक तरह से कारण कार्य संबंध का अच्छा ज्ञान नहीं था। लेकिन 15वीं शताब्दी के अंदर जो प्रसिद्ध इतिहासकार जो कोलिंगवुड है, उसने एक प्रकार से है जो कारणों की है वो व्याख्या प्रस्तुत की, और लेकिन वास्तविक अर्थ में जो कारणों की जो स्पष्ट अवधारणा है उसको प्रस्तुत करने का श्रेय है वो 18वीं शताब्दी के अंदर है, हम कह सकते हैं। और इसमें जो प्रसिद्ध जो राजनीतिक था मोंटेस्क्यू, उसने एक तरह से है वो कार्यकारी सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या की, और उसने बताया कि किस प्रकार राजवंशों के उत्थान पतन के लिए है वो किस प्रकार नैतिक, भौतिक और जो विभिन्न कारण है वो उत्तरदायी होते हैं। तो इस तरह से क्या है कि 18वीं शताब्दी के अंदर हम जो किसी घटना के पीछे जो कारण है कि जो अवधारणा है उसकी स्पष्ट अवधारणा हमें देखने को मिलती है। जहाँ तक प्रसिद्ध इतिहासकार हम रेनियर की बात करते हैं, तो रेनियर कहते हैं कि इतिहास के अंदर कोई भी घटना घटित होती है उसके लिए एक कारण उत्तरदायी नहीं होता, अपितु अनेक कारणों का जो समूह होता है उसके फलस्वरूप वो घटना है वो घटित होती है, और इतिहासकार है उन सभी जो कारणों का जो क्रमबद्ध जो विवरण है वो प्रस्तुत करता है। और इसी प्रकार जो प्रसिद्ध इतिहासकार जो ईएसकार है वो लिखते हैं कि अतीत की घटनाओं को जो क्रमबद्धता देना और कारण और परिणाम के जो पारस्परिक संबंधों के क्रम को प्रस्तुत करना ही इतिहास है। अर्थात इतिहास के अंदर है वो कारणों की है वो एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका है वो होती है, और उस कारण के द्वारा ही हम उसके परिणाम को समझ सकते हैं। तो किसी घटना को समझना है तो ऐसी स्थिति में उसके कारण को समझ पाएंगे, तभी उसके परिणामों को हम समझ पाएंगे कि उसके रिजल्ट्स है वो किस तरह से होते हैं। तो देखिएगा, इतिहास के अंदर है वो कारणों की, जैसे मैंने बताया कि कारणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और एक तरह से हम कहें कि जो कई बार है जो कोई घटना घटित होती है उसमें जो विभिन्न कारण तो उत्तरदायी होते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक कारण है उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे बाढ़ है, भूकंप है और हिमपात है,
जैसी जो 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 प्राकृतिक आपदाएं हैं या जिसको हम दुर्घटना कहें, वो भी इतिहास की जो एक तरह से हम कहें कि घटना को गति देने या उसके उसमें रुकावट पैदा करने के अंदर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट है, वो उसने जब रूस पे आक्रमण किया तो बोनापार्ट की जो विफलता है उसके पीछे मेन कारण हिमपात को माना जाता है। इसी पर अब मुहम्मद बिन तुगलक ने जो विभिन्न योजनाएं बनाई, उसमें जो दोआब में जो करबद्दी की योजना थी वो सफल नहीं हो पाई, क्योंकि उसी समय एक प्राकृतिक कारण है, वो अकाल है की घटना हुई। तो अकाल के कारण से है वो नेचुरली है वो उसकी योजना सफल नहीं हुई। तो एक तरह से क्या क्या है कि इतिहास के अंदर है वो जो प्राकृतिक कारण है जिसकी इतिहासकार है वो व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पीछे कोई प्रमाण नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि उन कारणों को भी एक तरह से है वो हम कहें कि उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे यदि हम जो कारणों की यदि हम व्याख्या करें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध है, और प्रथम विश्व युद्ध का जो मूल कारण था या प्रसिद्ध विश्व युद्ध का जो प्रारंभ होने के पीछे जो परिस्थितियाँ थी वो 1871 के अंदर ही बन गई थी, क्योंकि 1871 के अंदर जो जर्मनी का जो चांसलर जो एक तरह से हम कहें कि बिस्मार्क है, उसने जो फ्रांस के जो अल्सेस और लॉरेन है उस पर अधिकार कर लिया था। और उसके बाद में इस घटना के बाद में 1871 के बाद में है वो एक के बाद एक है वो कई घटना घटित होती हैं। जैसे हम मोरको संकट की बात करें या फसोदा कांड, आदागरी संकट, ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित हुई जिसने, और अंत के अंदर जो आर्कड्यूक फर्डिनेंड की है वो सिराजुआ के अंदर जो हत्या हुई, उसके फलस्वरूप है वो प्रथम विश्व युद्ध का वो प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से इन जो इस युद्ध के जो विभिन्न कारण है उसमें जो मूल कारण क्या था, जो प्रधान कारण क्या था जिसके कारण घटित हुई, उसको इतिहासकार को जानना आवश्यक है, और उसके सहायक कारण कौन से हैं उसको जानना आवश्यक है। इतिहासकार न केवल इन दोनों कारणों को जानता है अपितु इन सभी कारणों की क्रमबद्धता है उसको वो एक तरह से क्या करता है कि उसको निश्चित करता है, और ये जो विभिन्न कारण है उसको एक सूत्र में विभोर कर करके है वो घटना है उसको एक तरह से प्रस्तुत करने का वो प्रयास करता है। तो एक तरह से इतिहास के अंदर है वो हम कहें कि जो कारणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इतिहासकार इन विभिन्न कारणों की न केवल प्रस्तुत करता है अपितु उसकी व्याख्या को भी एक प्रकार से वो प्रस्तुत करने का है वो काम करता है। तो एक तरह से हम कहें कि ये कार्य ये कहता है कि एक तरह से इतिहास के अंदर है वो संयोग की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो एक तरह से क्या है कि क्योंकि कोई भी घटना घटित होती है तो उस समय कुछ ऐसी एक प्राकृतिक घटना है वो घटित हो जाती है जो कि इतिहास की गति है, इतिहास को गति प्रदान करने का काम करती है, या उसको एक तरह से है उसमें रुकावट पैदा करने का वो काम है वो करती है। जिस प्रकार हम ये कहें कि एक तरह से यदि संयोग की इतिहास की घटना घटित होने में संयोग की बात करें तो जैसे खानवा के युद्ध की हम 1526 में है वो खानवा का बाबर और जो राणा सांगा के बीच में जो खानवा का युद्ध हुआ, उसमें राणा सांगा की पराजय के कारण पराजय का एक प्रमुख कारण है वो संयोगी था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि युद्ध के प्रारंभिक अवस्था के अंदर ही है वो राणा सांगा की आंख पे एक तीर लग जाता है, और ऐसी स्थिति के अंदर है उसको युद्ध भूमि से राणा सांगा को वो हटाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सेना का मनोबल है वो एक तरह से गिर जाता है, और एक अच्छी सेना होने के बावजूद भी है वो पराजित हो जाता है। और उसकी जो एक तरह से राणा सांगा की पराजय है वो राजपूत शक्ति का एक सूर्यास्त है वो माना जाता है, क्योंकि एक तरह से उसके राणा सांगा के पश्चात है वो राजपूतों को संगठित करने वाली अन्य कोई शक्ति हमें दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह से इतिहास की गति की धारा को है वो एक परिवर्तित करने का वो काम है वो एक तीर है वो करता है। इसी प्रकार जैसे 1545 में जो कालिंजर का युद्ध हुआ, और किस तरह से है वो उस कालिंजर के युद्ध के अंदर है वो शेरशाह है वो एक प्रकार से है वो घायल हो जाता है, और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जैसा आप जानते हैं कि युद्ध का पाला चेंज हो जाता है, और अफगान शक्ति है वो एक तरह से उसकी शक्ति का अंत हो जाता है, सूर साम्राज्य पतन हो जाता है, और भारत के अंदर है वो पुनः वो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है, और किस प्रकार अकबर है वो मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बनता है। इसी प्रकार 1556 के अंदर जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें जो हिमू था जो कि 22 युद्धों का एक तरह से विजेता था, और किस प्रकार है संयोग से वो जब घायल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो उसकी सैनिक शक्ति ऐसे सुदृढ़ थी, उसके बाद में भी जो ये आकस्मिक कारण है उसकी वजह से उसको है एक तरह से वो पराजित होना पड़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहास के अंदर है वो संयोग की भूमिका है, जो चांस है उसकी भूमिका है वो भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि चांस है वो भी इतिहास की धारा को है वो परिवर्तित करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हम कह सकते हैं।
क्योंकि मुगल रोमन साम्राज्य के पतन के अंदर भी जो एक तरह से संयोग की जो भूमिका है, उसमें प्रसिद्ध इतिहासकार टेसिस्टस ने है वो उसका विवरण है वो प्रस्तुत किया है। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि इतिहास में जो संयोग की जो भूमिका है उसको एक तरह से हम नकारा नहीं जा सकता। तो इतिहास के अंदर एक तरह से कुछ इतिहासकारों का मानना है कि संयोग पर है वो इतिहासकार को है वो विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरह से क्या है कि ऐतिहासिक घटना है वो एक तरह से उसके लिए विभिन्न कारण वो उत्तरदायी होते हैं, लेकिन एक तरह से क्या है कि जो जब संयोग को इतिहास के अंदर सम्मिलित कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर इतिहास कार के विषय में कहा जाता है कि यदि इतिहासकार संयोग को मान्यता देता है तो वो इतिहासकार के मस्तिष्क का दिवालियापन है, क्योंकि यदि वो संयोग को महत्व देता है तो ऐसी स्थिति के अंदर वो उसके मूल कारणों को जानने पर अपना पल्ला है वो झाड़ लेता है। तो इस तरह से हम संयोग, इतिहासकार का ये कार्य नहीं है कि वो संयोग को है वो महत्व दे, हालांकि विभिन्न कारणों के अंदर वो संयोग को वो शामिल कर सकता है और उसे ये खोजने का प्रयास करना चाहिए कि जो अन्य कारण जो उसकी पराजय के थे उससे पहले है वो संयोग की घटना घटित हुई या बाद में हुई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे खानवा के युद्ध में राणा सांगा की जो पराजय हुई उसमें जो एक तरह से हम कहते हैं कि संयोगवश से राणा सांगा घायल हो जाता है, और यदि घायल नहीं होता तब भी उसका क्या परिणाम होता। तो इसी तरह से 1556 में जो हिमू की पराजय का कारण केवल उसका घायल होना ही नहीं था, अपितु एक तरह से दूसरे कारण भी उसके लिए उत्तरदायी थे। तो दूसरे कारणों को भी जानना एक आवश्यक है, केवल एक तरह से संयोग को ही है वो घटना के घटित होने का प्रमुख जो एक तरह से मूल कारण है वो नहीं मान लेना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहास के अंदर है वो एक तरह से हम कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि संयोग है, प्रसिद्ध इतिहासकार ओक्सफोर्ड ये कहता है कि इतिहास में है वो संयोग के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। संयोग का तात्पर्य एक ही अधिक कारणों के टकराव से किसी अन्य कारण का वो उत्पन्न होना होता है, अतः संयोग का इतिहास के अंदर है वो नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा कुछ इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं के घटित होने के अंदर है वो एक तरह से आर्थिक कारणों को भी उत्तरदायी मानते हैं, लेकिन एक तरह से इन आर्थिक कारणों के विषय के अंदर भी है विद्वानों के अंदर है वो मत मतांतर है। लेकिन जब भी हम इतिहास की घटना के कारणों का अध्ययन करें तो हम विभिन्न कारणों के बीच के अंदर है जो अंतर संबंध है उसको जानना है वो एक तरह से बहुत आवश्यक होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहास में यदि हम जो ये कहें कि जो कारण है वो एक प्रकार का ऐतिहासिक तथ्य है, और इतिहासकार तथा कारण का उतना ही घनिष्ठ संबंध है जितना इतिहासकार और तथ्य का है, क्योंकि ऐतिहासिक घटना घटित होती है वो तथ्य और जो इतिहासकार उसके बीच में अंतरक्रिया होती है। तो जिस प्रकार तथ्य के अभाव में इतिहासकार एक तरह से व्यर्थ होता है और इतिहासकार के बिना तथ्य मर्त और निर्जीव होता है, उसी प्रकार कारण और इतिहासकार का संबंध होता है। कारण इतिहासकार में एक अंतर संबंध होता है और इतिहास के निर्माण का जो आधार होता है इतिहासकार द्वारा तथ्यों को क्रमबद्धता है। तो इतिहासकार द्वारा मान्यता जो प्रदत्त सामान्य तथ्य भी ऐतिहासिक तथ्य हो जाते हैं, क्योंकि कारणों के प्रति इतिहासकार का जो दृष्टिकोण है वो इतिहास की प्रक्रिया में है वो कार्यशील रहता है। तो इतिहासकार और कारणों का जो संबंध है वो अनायासित संबंध होता है, और इतिहासकार जो एक तरह से किसी घटना की व्याख्या करने में किन कारणों का वो चयन करता है ये इतिहासकार पर वो निर्भर होता है। लेकिन जो कारण है उस इतिहास की घटना में जो कारण है वो एक तरह से है वो महत्वपूर्ण होते हैं, और उस जो एक तरह से इतिहासकार किसी घटना के घटित होने में किस कारण को चुनता है वो एक तरह से इतिहासकार पर है वो निर्भर रहता है, क्योंकि इतिहासकार है वो एक तरह से किन कारणों को, किन तथ्यों को वो ऐतिहासिक तथ्य बनाता है वो एक प्रकार से है वो इतिहासकार पर निर्भर करता है कि वो किन तथ्यों को है वो घटना के वर्णन करने के अंदर है वो काम में लेता है। तो हम कह सकते हैं कि इतिहासकार है वो किसी घटना की व्याख्या में एक तरह से कारणों को स्पष्ट करने में इतिहासकार उस घटना की जो व्याख्या करता है उस व्याख्या की वो एक महत्वपूर्ण भूमिका है वो कही जा सकती है। तो इतिहासकार को केवल कारणों का वर्णन ही नहीं करना चाहिए, अपितु उसकी व्याख्या है वो एक प्रकार से करना चाहिए। इसलिए है प्रसिद्ध इतिहासकार क्रोचे और कोलिंगवुड है वो कहता है कि इतिहास के निर्माण के अंदर है वो कल्पना की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
इमेजिनेशन है, क्योंकि इमेजिनेशन के द्वारा ही है वो एक घटना को है वो एक तरह से है वो कारणों की जो व्याख्या है वो करने के अंदर है वो इतिहासकार है वो सफल होता है। तो एक तरह से क्या है कि कारण कार्य संबंध का जो अर्थ है वो घटनाओं के संबंध को निश्चित करना होता है। घटना उसे कहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन होते हैं, और कुछ अन्य छोटी मोटी मुख्य घटनाओं भी सहायक होती हैं, और जो मुख्य घटना को कारण और अन्य जो घटनाएं जो है उसको परिस्थिति है वो कहते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी घटना है वो अनेक कारणों का एक सामूहिक परिणाम होती है, और जो वाल्स है उसने एक तरह से है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कहा कि कोई भी घटना घटित होती है तो उसमें कोई एक कारण नहीं अपितु उसके लिए है वो अनेक कारण है वो उत्तरदायी है वो होते हैं। इतिहासकार को इनके जो मूल कारण और अन्य कारणों की श्रृंखला है उसको जानना है वो इतिहासकार के लिए है वो एक तरह से है वो उपयोगी होता है। तो किसी घटना के कारणों की जो व्याख्या में घटना के प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से घटना की जो व्याख्या है वो इतिहासकार करता है, और इसलिए एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि घटना की व्याख्या करते वक्त है वो इतिहासकार को है वो एक तरह से निष्पक्षता है वो अपनानी चाहिए। लेकिन उसकी जो घटना की जो व्याख्या है वो एक प्रकार से महत्वपूर्ण होती है, और वो इतिहासकार के मन मस्तिष्क है उसका उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसका अर्थात उसका जो व्यक्तित्व है उसमें उसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो उसमें होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करने के अंदर या ऐतिहासिक घटनाओं के समझने में है को समझने के अंदर है वो जो घटनाओं के पीछे जो कारण है उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनको समझना है वो प्रत्येक इतिहासकार के लिए वो आवश्यक होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।